मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम वेक्टर के 7th लेक्चर को शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसमें जो टॉपिक मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक ही टॉपिक पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं मानता हूं कि वेक्टर चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो, और दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं और दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूले हैं। अगर आप ये 3 फार्मूले जानते हैं तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इन 3 टॉपिक में से, बल्कि कभी कभी तो 2 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियसली इसको लें। और जब जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह से ये आपके कंफ्यूजन्स दूर कर सकता हूं। तो जो ये फार्मूले मैंने ब्लैक बोर्ड पे इस समय लिखे हैं, ये फार्मूले आपको बुक में भी कलेक्शन अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। तो ये कलेक्शंस मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, आप इसको ध्यान से सुने, अदरवाइज ये टॉपिक आपके लिए हमेशा कंफ्यूजिंग ही रहेगा। किसी भी बुक में ये बहुत क्लियर नहीं है, और एक क्वेश्चन इस टॉपिक का आता जरूर है, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, 1 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आएगा जरूर। तो यूनिट वेक्टर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यूनिट वेक्टर हमारे सिलेबस में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनाता है इस चैप्टर में। एक टॉपिक रहता है कि आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए। एक वेक्टर दिया गया होगा और उसके बारे में लिखा गया होगा कि आपको जो ये वेक्टर हमने दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मेक ए यूनिट वेक्टर, या फिर यूं लिखा गया होगा कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर ए। जो वेक्टर हमने दिया है उसके पैरेलल बनाते हुए आप एक यूनिट वेक्टर डिजाइन करो। तो ओनली यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर कभी नहीं लिखा होगा। तो यूनिट वेक्टर के पीछे जो लैंग्वेज नॉर्मली लिखी होती है वो मैंने आपके साथ दोनों शेयर की। ओनली ऐसे कभी नहीं आएगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर, बल्कि क्या लिखा आएगा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। एक वेक्टर दिया गया होगा जिसको मैंने ए बोल दिया है, उसकी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है। या फिर लैंग्वेज लिखी आएगी, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए। तो एक वेक्टर दिया गया, उसके पैरेलल वेक्टर बनाना है। तो उसका जब भी आपको फार्मूला बनाना है तो उसका सिंबल देख लीजिए, ए कैप है। यूनिट वेक्टर का सिंबल ए कैप, और फार्मूला होता है जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको बनाना है वो वेक्टर ऊपर लिख दीजिए और नीचे उसी वेक्टर की लेंथ लिख दीजिए, उससे फार्मूला बन जाता है। तो मतलब अगर आपको वेक्टर बी के डायरेक्शन में बनाना है तो वेक्टर बी बाय वेक्टर बी की लेंथ, जो जितना बड़ा भी वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया हो, सपोज कभी लिख के दिया गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो आपको यहाँ a प्लस बी वेक्टर लिखना है और नीचे a प्लस बी वेक्टर की लेंथ लिखना है। तो जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो वो सारा वेक्टर ऊपर लिख दीजिए, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ या मॉडुलस नीचे लिख दीजिए, उससे बन जाता है यूनिट वेक्टर। तो मुझे लगता है आपको समझ आने लगा होगा। और इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और भी बनता है जिसको पढ़ने से, लैंग्वेज पढ़ने से हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड वर्ड दिया हो, कि आज आपको मैग्नीट्यूड भी गिवन है, नोन है, मैग्नीट्यूड उस समय आपको नोन होगा कि मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आपको पहले से गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपको फाइंड आउट करना होगा ओनली वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं। इस समय जब आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा उस क्वेश्चन में कभी भी आपसे यूनिट वेक्टर की डिमांड नहीं करेगा, बल्कि डिमांड करेगा फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर। तो वो वेक्टर कैसे बनेगा, फिर जब भी कभी आपसे एक वेक्टर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड पहले से दे दिया जाए, तो उस समय जिस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पहले से गिवन है, ऐसा पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है और वो यहीं पे है कि मैग्नीट्यूड को फिर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ओनली वेक्टर निकल जाएगा। तो कई बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग फार्मूला लग रहा होगा, ये कैसे मैंने आपने आपको कैसे याद करने के लिए रेडी किया, वो इस तरीके से किया कि अगर हमें कभी वेक्टर निकालना है, सपोज हमें वेक्टर ए निकालना है, तो क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आपको समझ आ रहा होगा। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ओनली वेक्टर का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा कि कभी भी रिक्वायर्ड वेक्टर बनाना हो तो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है और उससे आपका फार्मूला बन जाता है। अब सेकंड टाइप शुरू करते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इन द पैरेलल ऑफ कैसे बनाते हैं। वेक्टर ऊपर लिख दीजिए, यूनिट वेक्टर नीचे लिख दीजिए, और जिस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उस क्वेश्चन में क्या करो, मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से और अपने आप आपको रिक्वायर्ड वेक्टर में आंसर आ जाएगा। अब दूसरी टाइप शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। जब भी कभी आपको यूनिट वेक्टर पैरेलल की जगह, यहाँ पैरेलल था और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, तो यूनिट वेक्टर जैसे ही आपको यहाँ परपेंडिकुलर दिखेगा तो मैं चैलेंज करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपको एक वेक्टर के साथ नहीं करना होगा, दो वेक्टर के साथ करना होगा। जब पैरेलल करना होता है तो आपको सिंगल एक वेक्टर के साथ करना होगा, लेकिन जब परपेंडिकुलर करना होगा तो आपको गारंटीड है उस क्वेश्चन में दो वेक्टर मिनिमम दिए होंगे और आपको उनके साथ करना होगा। तो कंप्लीट लैंग्वेज में पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा, परपेंडिकुलर का एक दूसरा वर्ड भी याद कर लीजिए, नॉर्मल। वेक्टर परपेंडिकुलर लिखा हो, वेक्टर नॉर्मल लिखा हो, बात एक ही है। तो आपको लिख के दिया गया होगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स a and b। तो जब भी कभी परपेंडिकुलर के साथ आपको यूनिट वेक्टर आएगा तो आपको दो आएंगे, और जब भी कभी आपको वेक्टर पैरेलल की डायरेक्शन में आएगा तब आपको सिर्फ एक वेक्टर के साथ आएगा। ये गारंटीड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो वेक्टर परपेंडिकुलर या नॉर्मल कुछ भी आ सकता है, पेपर में लिखा हुआ टू द गिवन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर आपको दिए गए होंगे और एक वेक्टर को अगर मैं a बोल दूं, दूसरे को b बोल दूं, तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं कि a क्रॉस b। तो a क्रॉस b वेक्टर जो तैयार होता है वो वेक्टर a के साथ भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर b के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, ये आपको समझना है। तो उसके बाद आप इस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में आप जरा फर्क पढ़िए। अगर मैं ना बताऊं तो शायद आपको कई बार समझ ही ना आए कि क्या फर्क है। पढ़ लीजिए, आप एक एक शब्द मैच कर रहा है, वेक्टर परपेंडिकुलर ऑब्लिक नॉर्मल टू द गिवन टू वेक्टर्स a and b, और फार्मूला बदल गया। ऐसा क्यों हुआ कि इस बार फार्मूला क्यों बदल गया? क्योंकि अब ओनली वेक्टर नहीं है, अब यूनिट वेक्टर है। तो एक शब्द के लिखने से आगे वेक्टर के आगे यूनिट वर्ड लिखते ही ये फार्मूला बदल गया। तो आप बड़े ध्यान से इन दोनों फार्मूलों में डिस्टिंग्विश कर लें अपने आप को कि अगर सिर्फ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स निकालना होगा तो सिर्फ a क्रॉस b से काम चलेगा, और जिस समय लिखा हुआ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a and b, तब आपको ऊपर a क्रॉस b और नीचे a क्रॉस b की लेंथ लगाना होगा और बाहर प्लस माइनस भी लगाना होगा। जबकि इसमें प्लस माइनस नहीं लगा, इसमें लेंथ भी लगी, ऊपर वेक्टर भी लगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगा क्योंकि ये पैरेलल वाला क्वेश्चन है, और परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस भी आएगा। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत मिलते जुलते से शब्द हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, पूछा ये जाए और आप ये लिख दें, पूछा ये जाए और आप ये लिख दें। तो ध्यान से समझिए आप इनको, ये सब चीजें बुक्स में क्लियर नहीं है, इसलिए स्टूडेंट के कंफ्यूजन बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं और इस तरीके का आपको कहीं भी फार्मूला का चार्ट भी नहीं मिलेगा। तो वेक्टर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द टू वेक्टर्स, जब भी परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा तो मैंने क्या बताया आपको, एक वेक्टर दिया होगा या दो दिए होंगे, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ a क्रॉस b करना होगा। और जैसे ही उसके आगे यूनिट वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, आप a क्रॉस b से काम नहीं चलाएंगे, नीचे a क्रॉस b की लेंथ भी लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है यूनिट वेक्टर बनता ही कैसे है, ऊपर वेक्टर लिखना पड़ता है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो a क्रॉस b और नीचे a क्रॉस b की लेंथ, और बाहर प्लस माइनस एक एक्स्ट्रा भी लिखना है, फिर बनता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स a and b। और इस क्वेश्चन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने फिर लगाया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन में भी अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया गया हो और आपने वेक्टर निकालना हो जिसमें दो वेक्टर के साथ वगैरह कॉन्सेप्ट यूज किया गया हो, तब आप फिर यही वाला फार्मूला लगाएंगे कि कभी भी वेक्टर निकालना है तो वो मैग्नीट्यूड को कितने से, जो नॉन मैग्नीट्यूड आपको दिया होगा उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन कौन से वाला यूनिट वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर पैरेलल वाला था और यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a and b जो आपने निकाला होगा, यहाँ से जो निकाला होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, मैग्नीट्यूड से, तो अपने आप आपका रिक्वायर्ड वेक्टर प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। इस बेस पे भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। और अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन हैविंग थ्री पोजीशन वेक्टर OA, OB एंड OC। अगर आपको किसी प्लेन के साथ यूनिट वेक्टर बनाना हो कि पूरा एक प्लेन है, जैसे मेरा एक हाथ है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, तो इस प्लेन में कम से कम वो आपको 3 पॉइंट जरूर देगा, और 3 पॉइंटों से आप क्या करेंगे, पहले दो तरह के वेक्टर डिजाइन करेंगे। 3 पॉइंटों से दो वेक्टर कैसे डिजाइन हो सकते हैं, पहले तो आप 3 पॉइंटों के नाम रखिए OA, OB और OC, और उससे दो वेक्टर कौन कौन से डिजाइन हो सकते हैं, एक AB और एक AC। A को पकड़ा तो आप स्टार्टिंग में दोनों में A ही लिखेंगे, तो AB क्रॉस AC ऊपर लिखिए और नीचे AB क्रॉस AC की लेंथ लिखिए और बाहर प्लस माइनस लिखिए। इस तरीके से जो फार्मूला बनेगा वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC होगा, और उसका आंसर ये होगा। तो ओके, क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर A equal to this much।
तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया, टाइप 1 का या टाइप 2 का? तो आपको बिल्कुल पता लगना चाहिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ और पैरेलल जब वर्ड आ जाए तो वो टाइप फर्स्ट ही हो सकती है, टाइप सेकंड नहीं हो सकती। यहाँ पे बल्कि टाइप सेकंड बनती है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, यहाँ पर बनती है सेकंड टाइप। लेकिन यहाँ पे तो आपको साफ समझ आ रहा होगा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ लिखा है या पैरेलल टू द वेक्टर लिखा है, तब आपने फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन मानना है। तो आज आपको ए गिवन है और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालने का फार्मूला होता है ऊपर वेक्टर और नीचे उसी वेक्टर की लेंथ, कोई प्लस माइनस बाहर नहीं लिखना होता। तो हमने ऊपर वेक्टर लिख दिया जो हमें गिवन था वही लिख दिया, और नीचे उसकी लेंथ निकालना। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आई का कोफिशिएंट पढ़ना है उसका स्क्वायर करना है, जे का कोफिशिएंट पढ़ना है उसका स्क्वायर करना है, के का कोफिशिएंट पढ़ना है उसका स्क्वायर करना है, सभी को ऐड करना है, रूट करना है। इस तरीके से आप किसी वेक्टर की लेंथ निकाल सकते हैं। तो नीचे बनता है 1 + 1 + 4 और सबका करते करते √6 हो जाता है। तो 1/√6 1/√6 और 2/√6 बनता है। यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे जे और यहाँ पे के, और ये आपका आंसर हो गया। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज भी यूनिट वेक्टर पैरेलल का कॉन्सेप्ट ही लगाना है, लेकिन ना तो हमें इस वेक्टर का निकालना है ना हमें इसका, बल्कि इनके सम का निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे ऊपर काम बढ़ गया है कि आज हमें पहले a + b निकालना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को पहले हमने लेट a एज्यूम किया, इसको b एज्यूम किया, तो हमें इनका सम करना है, सम ऑफ द वेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड। तो a + b को हमने एक नया वेक्टर नाम दे दिया c, और प्लस करने के बाद ये बनता है। अब हमें क्वेश्चन बनता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर c पढ़ सकते हो, क्योंकि सम ऑफ द वेक्टर्स को मैंने c नाम दे दिया। तो पैरेलल टू c, तो c कैप नाम हो जाएगा और c वेक्टर बाय c वेक्टर की लेंथ, और c वेक्टर हमने निकाल ही रखा है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और इसकी लेंथ निकालने का मीनिंग फिर वही बात, i की कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, सभी को ऐड करते हुए रूट करने के बाद जो आंसर आता है वो आपके यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर c, यानी सम ऑफ द वेक्टर्स आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। फिर ये तो दोनों क्वेश्चंस थे टाइप 1 के। जब मैंने फार्मूला बनाया था तो मैंने यूनिट वेक्टर का टाइप 1 टाइप 2 लिखा था, मैं उससे बात कर रहा हूं। अब थर्ड पढ़ते हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड b। तो जब भी कभी परपेंडिकुलर वर्ड आएगा तो मैंने बताया था एक वेक्टर नहीं होगा, मिनिमम 2 वेक्टर्स दिए होंगे। तो आपको 2 वेक्टर दिया गया है a एंड b दिस मच, तो आपको a दिया गया, b दिया गया, और आपने क्या करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड b बनाना है। तो आपके माइंड में होगा कि फार्मूला ये वाला लगेगा, a क्रॉस b ऊपर आएगा और नीचे a क्रॉस b की लेंथ आएगी और साथ में प्लस माइनस आएगा। तो इससे आपको क्लियर होता है कि अब हमें a क्रॉस b की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले से ही a क्रॉस b की तैयारी शुरू कर दी है। i j के टॉप पे लिखना होता है और i के a के कोफिशिएंट में आपको 1 2 और -1 दिख रहा है और b के कोफिशिएंट में 2 3 और 1 दिख रहा है, वो आपने लिखा। और फिर आप जैसे इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं थ्रू फर्स्ट रो, तो i को हेड बनाने के बाद -j को और k को i पे पूरी रो कैंसिल करनी है, पूरी एक कॉलम कैंसिल करने के बाद जो 4 नंबर बचते हैं वो लिख दिए गए। j पे खड़े होने के बाद पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम कैंसिल करने के बाद जो बचते हैं वो 4 नंबर हमने वो लिख दिए, और k पे भी इसी तरीके से 1 2 2 3 लिख दिया। और जब इसको एक्सपेंड किया तो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड कांसेप्ट लगाया, तो 2 - 3 का +3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो a क्रॉस b का रिजल्ट आपने तैयार किया नंबर 1, और यहाँ पे a क्रॉस b रिजल्ट की ही जरूरत है आपको, तो आपने नंबर 1 सारा सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पीछे लिखा जा सकता है कमेंट यूजिंग 1, और फिर यहाँ पे लेंथ भी लगानी है a क्रॉस b की। तो a क्रॉस b की लेंथ निकालने का मीनिंग है कि आपको 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल का रूट करना पड़ेगा, और बाद प्लस माइनस चलता रहेगा। तो ये 35 बनेगा, √35 √35 हमने सभी कोएफिशिएंट्स के नीचे लिख दिया। इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड b मिला, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a is this much and b is this much। आज आपने यूनिट वेक्टर बनाना है परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स। तो आपको अब भी समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन टाइप सेकंड का ही बनता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 2 वेक्टर्स लिखा हुआ है। और अब आपको वेक्टर 2 वेक्टर्स बनाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा।
ए और बी आपको गिवन है, आपने फर्स्ट वेक्टर जब तैयार करना है तो ए प्लस बी नाम से करना है और सेकंड वेक्टर आपने ए माइनस बी नाम से करना है। तो उसको मैंने नया नाम दिया सी और डी। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी। तो हम सी कैसे बना पाएंगे, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट 1 हमारे पास सी वेक्टर तैयार हो जाता है। और जब हम डी तैयार करना चाहते हैं तो a माइनस बी करने के बाद आपको a और माइनस बी करने के बाद और माइनस की एंट्री अंदर करेंगे तो साइन चेंज होंगे और फिर जो बैलेंस वेक्टर बचेगा वो हमारे पास ये होगा नंबर 2 मार्क किया। अब हमें पता है कि हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी बनाना है। आप इसको सी मान चुके हैं, इसको डी मान चुके हैं, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो आपको C क्रॉस D की जरूरत पड़ेगी और C क्रॉस D की लेंथ की। तो C क्रॉस D हमने पहले तैयार कर लिया है। C क्रॉस D तैयार करने के लिए मुझे रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट 2 की जरूरत पड़ेगी और उनकी हेल्प से मैंने यहाँ से 2, 3, 4 उठा दिया है और यहाँ से 0 इसलिए क्योंकि I नहीं है इसमें 0 और J के लिए -1 और K के लिए -2 और फिर इसको एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड आपको करना बहुत अच्छी तरह से आता है और आपको ये मिल गया और ये रिजल्ट आपका C क्रॉस D को हमने 3 मार्क किया। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर C एंड D बनाना है तो प्लस माइनस बाहर डालना होगा और C क्रॉस D और नीचे C क्रॉस D की लेंथ और C क्रॉस D आप बना चुके हैं, नंबर 3 से देख रहे हैं आप और नीचे उसकी लेंथ का मीनिंग बनता है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, पहले में भी -2 का स्क्वायर। तो वो सब करने के बाद आपका 4, 16 और 4 बनता है जो 24 हो जाता है। 24 को हम 4 into 6 समझ सकते हैं, 4 के नाम का 2 बाहर आ जाएगा और √6 अंदर ही रहेगा। तो हमने 24 को सीधा 2√6 लिख दिया, आप समझ जाना। और एक बार I के साथ, एक बार J के साथ और एक बार K के साथ अलग अलग जो कैंसिल होता है करने के बाद जो बचता है वो हमारा आंसर। तो यूनिट वेक्टर का ये हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया इस पर। तो प्लेन के केस में 3 पॉइंट्स मिनिमम दिए जाएंगे और आपको आज ट्रायंगल दिया गया और ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो हमें ए दिया है तो हमने पोजीशन वेक्टर OA तैयार कर लिया, बी पॉइंट दिया है तो हमने पोजीशन वेक्टर OB तैयार किया और सी पॉइंट दिया है तो उससे हमने पोजीशन वेक्टर C तैयार किया। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी पॉइंट को वेक्टर में लिखते हैं तो उसके आगे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और आगे O लगा देते हैं, सिंबल बनाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। अभी हमें 3 पॉइंटों के वेक्टर्स पता लग गए। अब हमें 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर तैयार करने हैं क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ जब हमें करना था तो सिर्फ 2 वेक्टर चाहिए होते हैं, हमें 3 पॉइंट नहीं चाहिए होते। तो 2 वेक्टर कौन कौन से तैयार करेंगे, AB और AC। अगर आपने कुछ और बनाया तो गलत हो जाएगा। A से स्टार्ट करने पे दूसरा भी कोशिश करें A से स्टार्ट हो। तो AB क्रॉस AC, तो AB और AB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको OB माइनस OA करना पड़ेगा और AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको OC माइनस OA करना पड़ेगा। तो वो आपने रिजल्ट 1 और 2 की हेल्प ली और रिजल्ट 1 और 3 की और आपके पास रिजल्ट 5 और 4 आ गया। ये AB का रिजल्ट है और ये AC का रिजल्ट है। अब आपको पता है AB क्रॉस AC की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। IJ के टॉप पे लिखा, AB के कोएफिशिएंट्स उठा रहे हैं तो -2, J के लिए 0 और K के लिए -5। बीच में 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ J नहीं है और इसमें 1 -2 और -1, 1 -2 और -1 बनता है और जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारा आंसर ये आता है 6 0। और फिर आपने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाना है और प्लेन का नाम है ट्रायंगल। तो AB क्रॉस AC और नीचे AB क्रॉस AC की लेंथ और बाहर प्लस माइनस। तो AB क्रॉस AC हम कर चुके हैं, वो ये रहा हमारे पास और नीचे उसकी लेंथ लगाने का मीनिंग समझते हैं आप, -10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और होल कर और बाहर प्लस माइनस चलना है। और इस सब की कैलकुलेशन देखते हैं तो हमारे पास बनता होगा 164 में हमने 41 into 4 किया और 4 के नाम का 2 बाहर आ गया तो डायरेक्ट मैंने ऐसा लिख दिया और जो कैंसिल होता है कैंसिल करने के बाद बाकी आपके पास ये बच जाता है। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन आप इसको अपने आप समझ सकते हैं और ये हमारा यूनिट वेक्टर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों और इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट नया क्या है कि मैग्नीट्यूड आपको दिया होगा, यहाँ भी मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ भी जब मैग्नीट्यूड दिया है तो और आपसे सिर्फ एक वेक्टर पूछा गया है, यूनिट वेक्टर नहीं। तो वेक्टर का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर करना होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ लगाना है या परपेंडिकुलर लगाना है वो आप देख लिया करेंगे।
मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ वाला लगाया, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा होता है। तो वेक्टर का फार्मूला ये है। तो जिस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हो वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता कि मुझे ये फार्मूला लगाना है। तो याद रख लीजिए, जिस भी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हो, ये सिर्फ हमारे पास 3-4 क्वेश्चन ही है पूरे चैप्टर में कि मैग्नीट्यूड दिया और उसके बाद वेक्टर मांगा गया हो, तो वेक्टर का फार्मूला आप क्या बनाएंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ या परपेंडिकुलर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बेस एंड हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो सबसे अच्छी पहचान है कि मुझे मैग्नीट्यूड 7 दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड 7 यूनिट दे दिया गया और वेक्टर a दे दिया गया। तो मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वेक्टर की मुझे जरूरत नहीं है। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a बनाना हो तो a कैप सिंपल हो जाता है, वेक्टर और नीचे उसी की लेंथ, बार प्लस माइनस नहीं लिखते होते जब हमारे पास सिंगल वेक्टर। तो ऊपर हमने वेक्टर a की वैल्यू लिख दी और नीचे उसकी लेंथ निकालते समय -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखते हुए √9 बना, और √9 का रूट क्या होता है 3। तो इस नॉलेज से यहाँ पे -1/3 और +2/3 j कैप और प्लस में 2/3 k कैप आ गया हमारा आंसर। तो यूनिट वेक्टर हमने तैयार कर लिया, जिसको हमने 1 मार्क किया। फिर उसके बाद हमें निकालना था रिक्वायर्ड वेक्टर। तो वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर आज आपके पास 7 यूनिट है, इसलिए मैं यहाँ 7 लिख दिया। यूनिट वेक्टर आपने अभी भी निकाल लिया है और उस वैल्यू को नंबर 1 से लिख दिया आपने, और 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट दिखेगा, ये आपका आंसर होगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। इस बार मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स दे दिया गया है और which is perpendicular to the this vector and this vector। तो आपको a plus b भी तैयार करना पड़ेगा और a minus b भी तैयार करना पड़ेगा। a आपको गिवन है, b आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप a और b गिवन है, तो आप a plus b जब तैयार करेंगे उसको c मार्क कर दीजिए, a minus b जब तैयार करेंगे उसको आप d मार्क कर दीजिए। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर टू वेक्टर c एंड वेक्टर d, क्योंकि आपने इसको c मार्क कर लिया, इसको d मार्क कर लिया। तो c आपका तैयार हो चुका है प्लस करने से, और d आपका तैयार हो चुका है a minus b करने से, और वो रिजल्ट 2 बन गया। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर बनाने की तैयारी में आपको c क्रॉस d तैयार करना पड़ेगा। c क्रॉस d तैयार करने के लिए आपको i j के टॉप पे लिखना, और c के कोएफिशिएंट्स उठाने हैं 2 3 4, वो आपने लिख दिए, और d के कोएफिशिएंट्स उठाते समय i आपके पास नहीं है, इसलिए 0 और बाकी सब आपको दिख रहा है -1 और -2। फिर इसको एक्सपेंड करना भी आपको आता है, ये रिजल्ट मैंने 3 मार्क किया। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के साथ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले कांसेप्ट से यूनिट वेक्टर बनाना है, तो परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर c एंड d, तो उसका फार्मूला होगा c क्रॉस d, और नीचे c क्रॉस d की लेंथ और बाहर प्लस माइनस। c क्रॉस d आपने अभी नंबर रिजल्ट 3 में बनाया, वो वैल्यू लिख दी है, और इसकी लेंथ नीचे निकालते समय -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से 24 बनता है, 24 को 4 into अगर हम 6 समझे तो 4 के नाम का 2√6 पढ़ा जाएगा, और ये हमने इस तरीके से लिखा है। तो यूनिट वेक्टर हमने तैयार कर लिया बड़ी मेहनत करके। तो रिक्वायर्ड वेक्टर बनाने के लिए अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर टू c एंड d तैयार कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड आपके पास 5 है और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड d आपने तैयार किया हुआ है, और ये आपको इसमें से बस मैंने यहाँ पे लिखते हुए क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिया इस पूरे वेक्टर में से। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास 5/√6 बचा, और बाद प्लस माइनस और बाकी ये वेक्टर बचा, और ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको असाइनमेंट नंबर 35 दे रहा हूँ, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने डाले, आंसर्स भी इसके साथ में लिख दिए गए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स पे डिपेंड हैं जो मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाए। तो सभी के सभी क्वेश्चंस यूनिट वेक्टर टॉपिक पे हैं। यूनिट वेक्टर दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है। एक वेक्टर एक टाइप 1 से बिलोंग करता है और एक टाइप 2 से, तो ये भी कुछ कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।